गुड इवनिंग। हम लोग अभी तक जो वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने अभी तक अफ्रीका को कवर कर लिया है। अफ्रीका को कवर करने के बाद हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका भी कवर कर लिया है। नॉर्थ अमेरिका के अलावा साउथ अमेरिका कवर हो गया है। साउथ अमेरिका के साथ साथ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वेस्ट एशिया। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की। और यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर उठा लेंगे एशिया के ही दूसरे कॉन्टिनेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रशिया को, हम लोग पढ़ेंगे चाइना को, हम लोग पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया को। इंडिया को तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया को पढ़ के हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मेन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप की। यूरोप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। और हम अगर देखें तो हम जानते हैं वैसे दुनिया में कॉन्टिनेंट्स के कई सारे मॉडल्स हैं। कहीं पर 4 कॉन्टिनेंट मॉडल चलता है जहां पर अफ्रीका, यूरोप और एशिया को एक कॉन्टिनेंट माना जाता है और उनको एफ्रो यूरेशिया नाम दिया जाता है। कहीं पर 5 कॉन्टिनेंट मॉडल चलता है जहां पर यूरोप और एशिया को यूरेशिया के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो 7 कॉन्टिनेंट मॉडल को पढ़ते हैं, जहां पर दुनिया को 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। और उस मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हम जानते हैं वो एशिया है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है अफ्रीका। ये लिस्टिंग तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद अगला हमारा आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। और तो ये हो गए 1 2 3 4 5। छठा है हमारा यूरोप। यानी कि यूरोप जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप के एरिया की बात करें तो यूरोप जो है वो दुनिया का यानी कि अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है उसके 6.7% एरिया को ये कवर करता है। ठीक। तो जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक 4 कॉन्टिनेंट मॉडल है। उस 4 कॉन्टिनेंट मॉडल में ये कहा जाता है कि क्योंकि अफ्रीका, यूरोप और एशिया, पहले हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप है और जो एशिया है ये दोनों ही जो कॉन्टिनेंट हैं वो लैंड से कनेक्टेड हैं। लैंड से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? हम लोग यहाँ पर अगर देखें इसको थोड़ा सा जूम करके तो यहाँ हम जानते हैं कि ये पूरा जो एरिया है ये हमारा एशिया है। और यहाँ पर एशिया के साथ ये क्या है? ये हमारा पूरा क्या था, हम लोगों ने देखा था पिछली बार कि ये हमारा क्या है, ये पूरा एशिया है। और यहाँ तक हमारा जो एशिया है वो आता है, ये पूरा एशिया है। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है हमारा? ये पोर्शन है हमारा यूरोप। और यूरोप और एशिया दोनों ही जमीन से जुड़े हुए हैं। तो एक 5 कॉन्टिनेंट मॉडल है और उस 5 कॉन्टिनेंट मॉडल में कहा जाता है यूरोप और एशिया दो अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि ये एक ही कॉन्टिनेंट है। और इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है यूरेशिया। ठीक, यूरोप और एशिया को। वहीं एक और मॉडल है जहां पर ये कहा जाता है कि ये जो अफ्रीका है ये अफ्रीका भी यहाँ पर लैंड के द्वारा इस पूरे यूरोप और एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लैंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर देखें तो हम साफ साफ देखेंगे कि ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर ये स्वेज नहर ना होती तो स्वेज नहर की वजह से ये यहाँ पर अलग हो गए हैं। स्वेज नहर ना होती तो पूरा जमीन से अफ्रीका भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है एशिया के साथ। और स्वेज नहर क्योंकि एक मैन मेड एक कैनाल है, तो जो 4 कॉन्टिनेंट मॉडल है उसमें कहा जाता है कि भाई अफ्रीका भी एक अलग कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि अफ्रीका भी यूरोप और एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनको एक कॉमन कॉन्टिनेंट मानते हुए इनको नाम दिया जाता है एफ्रो यूरेशिया। तो यूरेशिया कब, जब हम यूरोप और एशिया को एक मानते हैं। और एफ्रो यूरेशिया कब, जब अफ्रीका, यूरोप और एशिया को हम एक मानते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 7 कॉन्टिनेंट थ्योरी की। और 7 कॉन्टिनेंट थ्योरी में हम 7 कॉन्टिनेंट की बात करेंगे और सातों कॉन्टिनेंट को अलग अलग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम लोग बात करेंगे यूरोप की। तो यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूरोप और एशिया के बीच की नेचुरल बाउंड्री मानी जाती हैं।
तो यूरोप और एशिया एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा एक माउंटेन जिसको हम लोग बोलते हैं यूराल माउंटेन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा यूराल माउंटेन है। और इसी यूराल माउंटेन से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है हमारा यूराल रिवर। ये क्या है? ये यूराल माउंटेन है। ये वोल्गा रिवर है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे इसकी। ये यूराल रिवर है जो कि यहाँ से यूराल माउंटेन से ही निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये जो यूराल माउंटेन है और ये यूराल रिवर है, ये नेचुरल बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में। यूराल माउंटेन और यूराल रिवर के वेस्ट का जो पार्ट है, ये वेस्ट का पार्ट हमारा कहलाता है यूरोप। और इसके ईस्ट का जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है हमारा एशिया। अब क्योंकि यूराल माउंटेन और यूराल रिवर दोनों ही कहाँ पर है, रशिया में है, तो इसके इधर भी रशिया है और इसके इस तरफ भी क्या है, रशिया है। यानी कि रशिया को दो कॉन्टिनेंट में बटी हुई कंट्री माना जाता है। यूराल पर्वत के ईस्ट की तरफ जो रशिया है उसको बोला जाता है एशिया वाला रशिया। और उसके वेस्ट की तरफ जो रशिया है उसको बोला जाता है यूरोप वाला रशिया, यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया। तो यूरोप क्या है, यूरोप दो कॉन्टिनेंट में, सॉरी रशिया क्या है, रशिया दो कॉन्टिनेंट में बटा बटा हुआ एक देश है, दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो हम पहले भी इस चीज को देख चुके हैं कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जो दो कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, तो ऐसी कंट्री को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। तो रशिया हमारी किस तरह की कंट्री हो गई, रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो गई। हम लोग जब वेस्ट एशिया को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था टर्की, यानी कि जिसको अब तुर्की बोला जाता है, तुर्की भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो यूरोप में भी है और यूरोप के साथ साथ एशिया में भी है। हम जब यूरोप पढ़ेंगे तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हम लोग देखेंगे जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उन नेचुरल बाउंड्रीज की जो यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यूरोप और एशिया लैंड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फिर भी यूरोप एंड एशिया एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? आर सेपरेटेड बाई। तो पहली चीज तो हम लोगों ने क्या देखी, यूराल माउंटेन। तो ये सेपरेट हो रहे हैं किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। और जरूरी थोड़ी ना जो एग्जाम में आई हुई चीज है वही पढ़े, जो एग्जाम में आ सकती है वो भी तो पढ़ना है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, यूराल रिवर, जो कैस्पियन सी में गिरती है। फिर ये जो कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी भी यूरोप और एशिया के बीच में क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। तो तीसरी नेचुरल बाउंड्री हो गई हमारे पास कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के अलावा यहाँ पर आप देखें, हम लोगों ने जब वेस्ट एशिया पढ़ा था तो ये एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं, कौन सा माउंटेन, कॉकेशस माउंटेन। तो चौथी जो नेचुरल बाउंड्री है वो है कॉकेशस माउंटेन रेंज, ये अलग करती है। फिर ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो पांचवी नेचुरल बाउंड्री हो गई ब्लैक सी, ठीक। ब्लैक सी के बाद ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी जो है ये भी, इसके मेडिटेरेनियन सी के इस तरफ क्या है, अफ्रीका है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ एशिया है। तो ये जो है ये तो अलग करते हैं यूरोप और एशिया को। लेकिन अफ्रीका इनके द्वारा किससे अलग होता है, तो अफ्रीका से ये अलग होता है मेडिटेरेनियन सी के द्वारा, ठीक। अफ्रीका एशिया से भी है लेकिन मेनली अफ्रीका से ही मेडिटेरेनियन सी के द्वारा अलग होता है। तो हमें ध्यान रखना है यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर कौन बना रहा है, यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बना रहा है यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, कॉकेशस माउंटेन, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। इसको बाकी दोनों कॉन्टिनेंट से क्या करता है, अलग करता है, ठीक।
अब जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि यहाँ पर कुछ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं जो दोनों ही जगहों पर फैली हुई हैं, दोनों ही कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं, यूरोप में भी फैली हुई हैं और कहाँ पर फैली हुई हैं, यूरोप के अलावा ये एशिया में भी फैली हुई हैं। तो एक एक करके इनको हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग ऊपर देख लेते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने रशिया को तो देख ही लिया कि रशिया जो है, आपको अब थोड़ा सा साफ यहाँ पर माउंटेन दिखाई पड़ रहा होगा। मैं इसको एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ और मैं इसको व्हाइट से मार्क करता हूँ, इससे कि आपको थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्टिंग्विश हो जाए। ये जो माउंटेन आ रहा है यहाँ तक फैला हुआ है, ये माउंटेन कौन सा माउंटेन है? ये माउंटेन है आपका यूराल माउंटेन। फिर यहाँ से आप देखेंगे ये एक रिवर निकलती हुई जा रही है। ये जो रिवर है, ये रिवर कौन सी रिवर है? ये रिवर है यूराल रिवर। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनको लिस्ट करते जाइएगा। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कौन सी है? पहली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हमारे पास है जो दोनों जगहों पर फैली हुई है। यूराल रिवर को हम लोग जरा ब्लू से बना देते हैं, इससे रिवर समझ में आए। तो पहली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक है रशिया। ये यूरोप साइड की रशिया और ये एशिया साइड की रशिया। ठीक। तो रशिया जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में बटी हुई है यूराल माउंटेन के द्वारा और यूराल रिवर के द्वारा। फिर अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान जो है वो यूराल रिवर, ये यूराल रिवर आपकी बह रही है, इस यूराल रिवर के इधर भी कजाकिस्तान है और इसका थोड़ा सा हिस्सा यूराल रिवर के वेस्ट में भी है। तो ये यूराल रिवर के वेस्ट का पार्ट तो यूरोप हो गया और ईस्ट का पार्ट क्या होगा? एशिया हो गया। तो कजाकिस्तान भी जो है वो यूराल रिवर के बीच में बहने की वजह से उसका यूराल रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है वो एशिया में आता है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो किस में आ जाता है? वो यूरोप में आ जाता है। तो दूसरी जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है वो कौन सी हो गई? दूसरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो गई कजाकिस्तान। ये भी यूरोप और एशिया दोनों में फैली हुई है। ठीक, यूरोप और एशिया दोनों में फैली हुई है। रशिया की जो कैपिटल मॉस्को है वो यूरोप की तरफ है, यूरोप के साइड में है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो जहां पर ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज पाई जाती हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं और हम लोग आ जाते हैं नीचे। मैंने कहा था कि कॉकेशस माउंटेन जो है, ये कॉकेशस माउंटेन भी यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। कॉकेशस माउंटेन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कैस्पियन सागर और जो ब्लैक सी है उसके बीच में हमारा जो कॉकेशस माउंटेन है वो फैला हुआ है। तो ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हमारा ब्लैक सी है और ये हमारा है कैस्पियन सी। और यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा है कॉकेशस माउंटेन। ये कॉकेशस माउंटेन है। अब कॉकेशस माउंटेन में अगर देखें तो कॉकेशस माउंटेन के साउथ वाला जो पोर्शन है वो क्या है? वो एशिया है। और वेस्ट वाला जो पोर्शन, सॉरी, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो क्या है? वो यूरोप है। तो अगर कोई कंट्री पूरी तरीके से कॉकेशस माउंटेन के साउथ में है तो वो एशिया में होगी, और पूरी तरीके से कॉकेशस माउंटेन के नॉर्थ में है तो वो क्या हो गई? वो यूरोपियन कंट्री हो गई। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अगर हम लोग देखें तो उनका कुछ हिस्सा इसके नॉर्थ में है, कुछ हिस्सा इसके साउथ में। जैसे अगर हम इस कंट्री को देखें तो ये जो कंट्री है, लेट से कर लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। ये जो कंट्री है इसका अगर हम सीमा देखें तो इस तरीके से इसकी ये सीमा है। ठीक है, ये सीमा है इसका। ये वाला जो हिस्सा है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये कहाँ पर? ये कॉकेशस के नॉर्थ में है। तो ये हिस्सा कहाँ पर आ गया? ये हिस्सा यूरोप में आ गया और ये हिस्सा कहाँ पर आ गया? एशिया में आ गया। और ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है आपकी जॉर्जिया। तो पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री रशिया थी, दूसरी हम लोगों ने कजाकिस्तान देखी, तीसरी कौन सी है? तीसरी है हमारे पास ये जॉर्जिया। और एक कंट्री और है हमारे पास जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका हम लोग येलो से कर लेते हैं। इस तरीके से अगर देखें तो एक कंट्री हमारे पास इस तरीके से ये आ रही है,
जिसका कुछ हिस्सा यहाँ पर देखिए ये इस तरफ भी है, ये कॉकेशस माउंटेन के नॉर्थ में भी है। और ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है अजरबैजान। तो अजरबैजान जो है ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका मेजर हिस्सा जो है वो साउथ में है, एशिया में है, और कुछ हिस्सा इसका जो है वो कॉकेशस माउंटेन के नॉर्थ में है। तो ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो जाती है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैली हुई है। ठीक। तो यहाँ हमारी जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, एक बार इसकी हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर पहली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हम लोगों ने देखी जो यूरोप और एशिया दोनों में फैली हुई है, वो है हमारी रशिया। दूसरी है हमारी कजाकिस्तान। तीसरी है जॉर्जिया। चौथी है अजरबैजान। पांचवी है हमारी, हम लोग पहले ही देख चुके थे पिछली क्लास में, तुर्की है। रशिया यूराल माउंटेन और यूराल रिवर के द्वारा अलग होता है, कजाकिस्तान यूराल रिवर से अलग होता है, जॉर्जिया और अजरबैजान कॉकेशस माउंटेन से अलग होते हैं, और तुर्की है मेडिटेरेनियन सी के दोनों तरफ फैला हुआ है, बॉस्फोरस स्टेट के ऊपर भी, बॉस्फोरस स्टेट के नीचे भी। तो ये भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज हैं। तो यहाँ अगर हम लोग वापस चलें यूरोप में, तो ये यूरोप है हमारे पास। यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप में कुल मिलाकर जो कंट्रीज हैं उनकी संख्या कितनी है? यूरोप में छोटी बड़ी सब मिला के कुल 50 कंट्रीज हैं। इन 50 कंट्रीज में से 44 कंट्रीज ऐसी हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। 44 को यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता देके रखी है। ठीक। दुनिया की सबसे छोटे जो देश हैं, चाहे वो वेटिकन सिटी हो जिसका एरिया केवल 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, चाहे वो मोनाको हो जिसका टोटल एरिया केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर है, वो यहीं यूरोप कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। तो दुनिया की दो सबसे छोटी कंट्री जिनमें नंबर 1 पर वेटिकन सिटी है केवल 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और मोनाको जिसका जो एरिया है वो केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर है, वो यहीं यूरोप में है। हम लोग अभी इनकी लोकेशन को भी देखेंगे। ठीक। तो टोटल 50 कंट्रीज जिसमें 44 जो है वो रिकॉग्नाइज हैं। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखें, जो यूरोप है इसको एक 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 नाम दिया जाता है। यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यानी कि पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। ठीक। इसको समझने के पहले एक बात हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। मैं पिछले सारी क्लास में आपको बताता हुआ चला आ रहा हूँ कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। पेनिनसुला कोई ऐसा लैंड मास होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो अगर हम यूरोप को देखें, यूरोप मेन लैंड को देखें, तो यूरोप इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक। ठीक। मोर और लेस एक तिकोना आकार लिए हुए है, एक इरेगुलर है लेकिन मोर और लेस तिकोना आकार हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो 3 तरफ से, इधर से भी और इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो ये यूरोप अपने आप में क्या है? अपने आप में ये पेनिनसुला है। यूरोप अपने आप में एक प्रायद्वीप है। ठीक। लेकिन इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पेनिनसुला से भी कई सारे छोटे छोटे पेनिनसुला प्रोट्रूड होके बाहर निकले हुए हैं, और वो अपने आप में छोटे छोटे पेनिनसुलास का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो यूरोप अपने आप में एक पेनिनसुला है, लेकिन इस यूरोप में भी देखें तो ये एक बॉडी निकली हुई है, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, ये भी एक पेनिनसुला है। ये एक बॉडी निकली हुई है, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, ये भी एक पेनिनसुला है। ये एक बॉडी हमारे पास निकली हुई है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, ये भी क्या है? ये भी एक पेनिनसुला है। ये अगर देखा जाए तो ये भी क्या है? ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ पेनिनसुला है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो बॉडी है ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, और यहाँ पर ये भी एक पेनिनसुला है। तो कई सारे पेनिनसुलाज यहाँ पर यूरोप से प्रोट्रूड कर रहे हैं।
तो यूरोप अपने आप में भी एक पेनिनसुला है, और इससे भी कई सारे पेनिनसुलाज निकले हुए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। तो कौन कौन से पेनिनसुला हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से, और क्लॉकवाइज घूमते हुए हम लोग वापस से एक चक्कर पूरा करके सभी पेनिनसुलास को कवर करते हुए आएंगे। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का जो नाम है वो है हमारा आइबेरियन पेनिनसुला। ये वाला जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है, इसमें दो देश हैं। इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट साइड में इसके है पुर्तगाल, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है इसमें स्पेन। तो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला में एक तरफ वेस्ट साइड में पुर्तगाल है और दूसरे साइड में पूरा एरिया कवर करके बैठा हुआ है स्पेन। पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। और स्पेन की जो कैपिटल है वो क्या है? स्पेन की कैपिटल है हमारी, बताइए स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक। फिर हम लोग आगे चलते हैं, और अच्छा यहाँ पर एक चीज देखें कि इस पेनिनसुला में फ्रांस का भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, और यहीं पर ये एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज की बात हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा देश और पाया जाता है जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जिसका नाम है अंडोरा। कौन सा देश पाया जाता है? अंडोरा पाया जाता है। अंडोरा की कैपिटल है अंडोरा ला वेला। ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अंडोरा को। ठीक। फिर हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हमको एक और पेनिनसुला यहाँ पर देखने को मिलता है। जो अगला पेनिनसुला यहाँ पर है, ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को बोलते हैं ब्रिटानी पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्रिटानी पेनिनसुला। और इस ब्रिटानी पेनिनसुला में अगर देखें तो क्या आता है, यहाँ पर आता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस आता है। ये फ्रांस है ना, फ्रांस का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है इस ब्रिटानी पेनिनसुला में। हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक पेनिनसुला हमको देखने को मिलेगा, ये एक पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला में अगर देखा जाए तो इस पेनिनसुला का नाम जो है वो है जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला। इस जटलैंड पेनिनसुला में क्या आता है? जटलैंड पेनिनसुला में आता है आपका डेनमार्क, और नीचे थोड़ा सा हिस्सा इस जटलैंड पेनिनसुला में आता है आपके जर्मनी का। ठीक। जर्मनी का कौन सा पार्ट आता है? ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जर्मनी का इस जटलैंड पेनिनसुला में आपका आपको देखने को मिलेगा। तो ये जटलैंड पेनिनसुला है। जटलैंड पेनिनसुला के आगे हम लोग चलते हैं तो ये आपको एक और पेनिनसुला निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। और इस स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आपकी जो कंट्रीज आ रही हैं वो एक आ रही है नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो। यहाँ पर आपकी आ रही है स्वीडन, जिसकी कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। फिर नॉर्दर्न फिनलैंड का भी कुछ हिस्सा देखिए, फिनलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका कुछ हिस्सा भी इसी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आपको देखने को मिलेगा। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक, फिनलैंड की कैपिटल है आपकी हेलसिंकी। फिर इसी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से एक छोटा सा पेनिनसुला आपको बाहर से प्रोट्रूड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है कोला पेनिनसुला। जो किसका है? रशिया का है ये कोला पेनिनसुला। हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर ब्लैक सी में आपको एक पेनिनसुला दिखाई देगा। ये जो पेनिनसुला है, ये कौन सा पेनिनसुला है? ये क्रीमियन पेनिनसुला है। यहाँ पर क्रीमिया है,
जो आजकल जो है वो रशिया के कब्जे में है। और यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में इसके ऊपर विवाद भी है। ये जो पेनिनसुला आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर ग्रीस और दूसरे देश हैं, इसको बोला जाता है बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन से देश हैं? तो बाल्कन पेनिनसुला में आपका है ग्रीस। बाल्कन पेनिनसुला में ग्रीस है। ग्रीस की कैपिटल क्या है? ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। यहाँ पर आपको ग्रीस दिखाई पड़ रहा होगा। ग्रीस के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपका अल्बानिया है। तो ग्रीस के अलावा यहाँ पर अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। ठीक, फिर नॉर्थ मैसिडोनिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ मैसिडोनिया है। नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है स्कोपजे। उसके बाद आपका है कोसोवो। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा। कोसोवो की कैपिटल है आपकी प्रिस्टीना। मॉन्टेनिग्रो है यहाँ पर एक देश। मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल है पॉडगोरिका। मॉन्टेनिग्रो के अलावा बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल है साराजेवो। फिर सर्बिया है यहाँ पर। ये देखिए आपको सर्बिया दिखाई पड़ रहा है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। क्रोशिया है। क्रोशिया की कैपिटल जग्रेब है। और स्लोवानिया का भी कुछ पार्ट यहाँ पर इसमें आता है। और स्लोवानिया की कैपिटल है लुब्जाबना। ठीक, ये है। फिर आपका ये इटालियन पेनिनसुला है जिसमें इटली आती है। इटालियन पेनिनसुला जिसमें हमारी इटली आती है। तो ये इतने सारे जो पेनिनसुलाज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए कितने सारे पेनिनसुलाज हैं। और इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो बाल्कन पेनिनसुला है वहां पर मौजूद कंट्रीज को एक बार थोड़ा सा जूम करके उनकी लोकेशन को देख लेते हैं। इनके नाम मैंने आपको बताया। तो ये बाल्कन पेनिनसुला है। इस बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन से देश हैं? देखिए यहाँ पर ये नीचे ग्रीस है जिसकी कैपिटल मैंने आपको बताया कि एथेंस है। उसके ठीक ऊपर यहाँ पर अल्बानिया है, उसकी कैपिटल तिराना थी। फिर यहाँ पर मॉन्टेनीग्रो है और मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल है पॉडगोरिका। फिर यहाँ पर कोसोवो है। कोसोवो की कैपिटल थी प्रिस्टीना। नॉर्थ मैसिडोनिया है, कैपिटल स्कोपजे है इसकी। यहाँ पर आपका सर्बिया है जिसकी कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। बोस्निया हर्जेगोविना कैपिटल साराजेवो है। क्रोएशिया है जिसकी कैपिटल जगरेब है। और कुछ पोर्शन यहाँ पर स्लोवेनिया का है। स्लोवेनिया जिसकी कैपिटल क्या है? स्लोवेनिया जिसकी कैपिटल जो है वो लाना है। ठीक, तो ये था हमारे पास। तो हमने सारे पेनिनसुलाज यहाँ पर देख लिए हैं। मैं एक बार एक काम और कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मार्क कर देता हूँ बिना किसी घिचपिच के कि कौन सा पेनिनसुला कहाँ पर है, जिससे कि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये था हमारा आइबेरियन पेनिनसुला। ये था हमारा ब्रिटेनी पेनिनसुला। ये था हमारा जटलैंड पेनिनसुला। ये है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये है हमारा कोला पेनिनसुला। ये है क्रीमियन पेनिनसुला। ये है हमारा बाल्कन पेनिनसुला। ये है इटालियन पेनिनसुला। ये सारे हमारे पेनिनसुला हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पर कौन सी कंट्री है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सर्कल्स हैं वो गुजरते हैं। तो यूरोप से बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सर्कल्स से गुजरते हैं जिसमें से एक है हमारा आर्कटिक सर्कल
और दूसरा है हमारा प्राइम मेरिडियन। ठीक, हम लोग इनको देख लेते हैं कि आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से गुजरता है और प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी जगहों से होकर गुजरता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की। ये जो है ये आर्कटिक सर्कल है, और आर्कटिक सर्कल हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजर रहा है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। हम यूरोप की बात केवल कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आर्कटिक सर्कल पास कर रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो ये किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है नॉर्वे से। नॉर्वे के बाद ये पास हो रहा है किससे, स्वीडन से। ये पास हो रहा है फिनलैंड से। और ये पास हो रहा है यहाँ पर किसके साथ, रशिया के साथ पास हो रहा है। तो यूरोप में आर्कटिक सर्कल जो है वो गुजरता है रशिया से, फिनलैंड से, स्वीडन से और नॉर्वे से। पेनिनसुला की बात करें तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से गुजर रहा है, और साथ ही साथ एक कोला पेनिनसुला से भी गुजर रहा है। कोला पेनिनसुला से भी गुजर रहा है और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से भी ये गुजर रहा है। इसके अलावा एक और सर्कल हमारा यहाँ पर गुजरता है जो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल सर्कल है। उस लॉन्गिट्यूडनल सर्कल का नाम है प्राइम मेरिडियन, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यानी कि ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर हम लोग देखें तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से हमारा मूव कर रहा है और ये अफ्रीका में पहुंच जा रहा है। तो प्राइम मेरिडियन यानी कि जो प्रधान यामोत्तर है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजर रहा है, तो ये देखिए ये गुजर रहा है नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम से, यूके से गुजर रहा है। यूके के बाद ये गुजर रहा है आपका फ्रांस से। फ्रांस के बाद ये गुजर रहा है आपका स्पेन से। तो प्राइम मेरिडियन यूके से गुजरता है। यूके में देखिए तो लंदन जो यूके का शहर है उससे होते हुए ये गुजरता है। देखिए यहाँ पर आपको लंदन से गुजरता हुआ ये दिखाई दे रहा होगा पीली वाली लाइन। तो यूके, फ्रांस और स्पेन से गुजरता है। और हम लोगों ने अफ्रीका में देखा ही था कि अफ्रीका में कौन कौन से देशों से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। कमेंट में मुझे बताइए कि जो प्राइम मेरिडियन है वो अफ्रीका के कौन कौन से देशों से गुजरता है, और प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जो है वो एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं। और प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से देश में कट करते हैं, मैंने आपको बताया है अफ्रीका वाली क्लास में। ठीक, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई हमारे पास यूरोप में। हम लोग देखते हैं यूरोप के चारों तरफ की वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं। पहले हम लोग उनको मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी वाटर बॉडी है, फिर उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की तैयारी करेंगे। तो ये यूरोप है हमारा पूरा, और यूरोप को थोड़ा सा हम कर लेते हैं इससे कि हमारा पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यूरोप की बात अगर की जाए तो नीचे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा यूरोप में सबसे नीचे अगर देखा जाए तो दो मेजर ओशन है। एक यहाँ पर यूरोप के वेस्ट साइड में है हमारा अटलांटिक ओशन, और ऊपर हमारा यहाँ पर है आर्कटिक ओशन। तो दो ओशंस है यहाँ पर, एक अटलांटिक ओशन है और एक आर्कटिक ओशन है। इसके अलावा ओशंस को भी छोटी छोटी बॉडीज में बांटा जाता है, सीज में बांटा जाता है, गल्फ में बांटा जाता है, बेज में बांटा जाता है। तो यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है यहाँ पर। भूमध्य सागर से आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करता है यूरोप और अफ्रीका को।
अफ्रीका वाले क्लास में हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा था। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, इसके एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा देश है, दूसरी तरफ हमारा मोरक्को है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर यूरोप वाले पार्ट में भी और एशिया वाले पार्ट में भी यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जिब्राल्टर। वो दोनों तरफ पाई जाती है, यहाँ पर भी जिब्राल्टर है, यहाँ पर भी जिब्राल्टर है। और इसी की वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो जिब्राल्टर स्टेट पड़ा हुआ है। फिर से देखें, ये अलग करती है यूरोप और अफ्रीका को, और ये जोड़ती है किसको, ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ। ध्यान रखिएगा, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ ये जोड़ती है। फिर यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर आपको हल्की सी ये एक गल्फ दिखाई पड़ रही होगी। ये जो गल्फ है, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कोडीज। ये है गल्फ ऑफ कोडीज। ये जो गल्फ ऑफ कोडीज है ये किसके बीच में है, तो यहाँ अगर हम लोग इसको देखें तो गल्फ ऑफ कोडीज जो है वो बेसिकली जो है वो यहाँ से यहाँ तक आई है। और यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर पुर्तगाल है और यहाँ पर स्पेन है। तो ये किससे घिरी हुई है, पुर्तगाल और स्पेन से घिरी हुई है। फिर आगे चलते हैं, आगे जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये एक और हमको दिखाई पड़ती है, इसका नाम है बे ऑफ बिस्के। इस बे ऑफ बिस्के के एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ क्या है, एक तरफ स्पेन है। तो बे ऑफ बिस्के किसके बीच में है, बे ऑफ बिस्के है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। फिर यहाँ पर ये जो है ये है हमारा है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो यहाँ पर फ्रांस है, तो ये किसके बीच में है, ये है बिटवीन यूके एंड फ्रांस के बीच में। इसी में जो सबसे सकरा जो इलाका है ये है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। क्या है ये डोवर स्ट्रेट है। इसका सबसे छोटा हिस्सा हमारे पास क्या है, ये डोवर स्ट्रेट है। यहाँ पर ये जो है ये है हमारा नॉर्थ सी। जो डोवर स्टेट है ये जोड़ती है किसको, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ। ये इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्थ सी है, ये डोवर स्टेट है। ये इंग्लिश चैनल को कनेक्ट कर रही है किसके साथ, इंग्लिश चैनल को कनेक्ट कर रही है नॉर्थ सी के साथ। अगर हम नॉर्थ सी को देखें तो नॉर्थ सी कौन कौन से देशों के बीच में फैला हुआ है, तो नॉर्थ सी जो है उसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नॉर्थ सी फैला हुआ है, यहाँ पर यूके है। ठीक, यहाँ पर हमारा फ्रांस है, बेल्जियम है, ये हमारा जो है ये नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, और थोड़ा सा हिस्सा जो इसका है वो स्वीडन से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ सी जो है वो घिरा हुआ है किसके साथ, नॉर्थ सी घिरा हुआ है यूके के साथ, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन के साथ ये घिरा हुआ है। नॉर्थ सी से और आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की अगर बात करें तो बाल्टिक सी में दो वाटर बॉडीज और निकली हुई हैं, ये और ये जो वाटर बॉडी है इस वाटर बॉडी का नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। और ये है
गल्फ ऑफ फिनलैंड। जो गल्फ ऑफ बोथनिया है ये है बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। और गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है ये है बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया के बीच में। बाल्टिक सी जो है वो घिरा हुआ है कौन कौन से देशों के साथ। तो बाल्टिक सी यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। तो ये किन किन देशों से घिरा हुआ है? देखिए, तो यहाँ पर जर्मनी है। ठीक। जर्मनी के अलावा यहाँ पर देखें तो ऊपर हमको स्वीडन देखने को मिलता है। ठीक। फिनलैंड से घिरा हुआ है। फिनलैंड के अलावा यहाँ पर रशिया से घिरा हुआ है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। और कौन सा देश है? और हमारा है पोलैंड। तो ये इन देशों से घिरा हुआ है। तो बाल्टिक सी के बारे में बात कर लेते हैं। बाल्टिक सी घिरा हुआ है, इसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं जर्मनी, जर्मनी के अलावा स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया। एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो तालिन है। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तालिन है। फिर हमारा ये आता है लाटविया। लाटविया की कैपिटल रीगा है। लिथुआनिया से घिरा हुआ है। लिथुआनिया की कैपिटल है विलिनस। और ये घिरा हुआ है किसके साथ? पोलैंड के साथ। पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वारसा। तो ये बाल्टिक सी हो गया। तो हम लोगों ने ये सारी वाटर बॉडीज ऊपर वाली यहाँ पर देख ली हैं। अब आगे चलते हैं। और आगे अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज देखें कि यहाँ पर ये बाल्टिक सी के ईस्ट की तरफ जो तीन कंट्रीज हैं, बाल्टिक के, इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा, बाल्टिक सी के ईस्ट की तरफ जो तीन कंट्रीज हैं इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पर। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जो तीन कंट्रीज हैं ईस्ट टू बाल्टिक से, इनको हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। ये कौन सी हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये हमारी कंट्रीज कौन सी हैं? ये हमारी जो कंट्रीज हैं ये हमारी बाल्टिक कंट्रीज हैं। ठीक। अब फिर यहाँ पर एक सी हमको देखने को मिलता है, इस सी को बोलते हैं नॉर्वेजियन सी। और यहाँ पर हमारे पास आगे एक सी मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैरेंट सी। तो नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी को जो हम लोग रशिया पढ़ेंगे तब वहां पर उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। नीचे हम लोग आ जाते हैं अब मेडिटेरेनियन सी में। और वहां पर कौन कौन सी वाटर बॉडीज है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये ऊपर वाला हो गया। मेडिटेरेनियन सी में चलते हैं। मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर कौन कौन से हमारे जो आइलैंड है वो पाए जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाते हैं और नीचे हम लोग इसको जूम करते हैं मेडिटेरेनियन सी की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ये मेडिटेरेनियन सी है। इसको जूम करते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो बेसिकली क्या है? जो प्राचीन काल का टेथिस सागर था, वो उस टेथिस सागर का ही एक अवशेष है मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर हम लोग जिब्राल्टर स्टेट से शुरुआत करते हैं। ये जिब्राल्टर स्टेट है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर जूम यहाँ पर हम लोगों ने अभी किया है, थोड़ा सा और जूम करें तो वो जिब्राल्टर का नाम मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये जिब्राल्टर स्टेट है। जिब्राल्टर स्टेट के एक तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा है अटलांटिक ओशन। और कौन सा वाला? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर ऊपर है हमारा
यूरोप, और यूरोप का कौन सा देश है यहाँ पर? यूरोप का देश है हमारा स्पेन। ये है हमारा अफ्रीका, और अफ्रीका का कौन सा देश है? मोरक्को है। और ये स्टेट ऑफ हमारी जिब्राल्टर है। स्टेट उन पैसेजेस को बोलते हैं जो दो कॉन्टिनेंट, दो दो लैंड मासेस के बीच में होते हैं, और जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रहा है, और दो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर रहा है। इसकी एक तरफ यूरोप है और एक तरफ मोरक्को है, अफ्रीका है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर दोनों तरफ ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली जिब्राल्टर स्टेट है। ये जिब्राल्टर है दोनों। ये भी क्या है? ये भी जिब्राल्टर है। और ये दोनों जिब्राल्टर पर जो कब्जा है वो किसका है? यूके का है। ये यूके की क्या है? यूके की एक टेरिटरी है। दोनों तरफ जिब्राल्टर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसी वजह से इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से हम यहाँ पर अंदर की तरफ चलेंगे, ईस्ट की तरफ चलेंगे, और देखेंगे कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, जो पार्ट्स किए गए हैं छोटे छोटे सीज में, वो कौन कौन से हैं, और वहां पर पाए जाने वाले जो आइलैंड्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करने पर हमको यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी मिलती है, जिस वाटर बॉडी का नाम है अल बोरन सी। इन पे कई बार सवाल आए हैं, तो आपको उस सी का नाम ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर सी जो है वो कौन से देशों के बीच में है। तो अल्बोरन सी के एक तरफ देखिए स्पेन है, और एक तरफ यहाँ पर हमारे पास मोरक्को है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा अल्जीरिया है। ठीक, तो अल्बोरन सी किसके बीच में है? अल्बोरन सी है बिटवीन स्पेन, ऊपर की तरफ स्पेन, मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में। थोड़ा सा और आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बेलियारिक सी। ये बेलियारिक सी है। ये जो है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन्स। ये गल्फ ऑफ लियोन्स है। यहाँ पर हमारा जो देश है वो है कौन सा देश? फ्रांस का। ये फ्रांस है। फ्रांस की एक कंट्री है मार्सलीज। तो मार्सलीज जो है वो यहीं पर गल्फ ऑफ लियोन पर ही सिचुएटेड है। यहाँ पर ये मार्सलीज आपको दिखाई पड़ रही होगी। बेलियारिक सी में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? ये तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको दिखाई पड़ने के। जो पहला आइलैंड है इसका नाम है इबिजा। बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है ये। ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है हमारे पास मलोरका। और ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है मेनोरका। ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है, आपको नाम ध्यान रखने हैं। मेडिटेरेनियन सी के सारे आइलैंड इंपॉर्टेंट हैं। ये चाहे इबिजा हो, मेलोरका हो या मेनोरका हो, ये तीनों ही, इस पर कंट्रोल किसका है? ये किसके आइलैंड है? ये आइलैंड्स हैं स्पेन के आइलैंड हैं। ठीक है, ये तीनों ही आइलैंड जो हैं वो स्पेन के आइलैंड हैं। फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा जब बढ़ेंगे, तो इसके आगे बढ़ने पर, यहाँ पर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमको यहाँ पर मिलता है लिगुरियन सी। ये जो सी है, इस सी का नाम है लिगुरियन सी। ये जो लिगुरियन सी है, ये किसके बीच में है? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा इटली है। यहाँ पर छोटा सा 2 वर्ग किलोमीटर का एक देश है जिसका नाम है मोनाको। ये है हमारा फ्रांस। और ये है एक आइलैंड जिसका नाम है कॉर्सिका आइलैंड। ये कॉर्सिका आइलैंड है। किसका कॉर्सिका आइलैंड है? कॉर्सिका आइलैंड कंट्रोल में है किसके? फ्रांस के कंट्रोल में है। तो लिगोरियन सी जो है वो किसके बीच में है? बिटवीन इटली एंड
कोर्सिका आइलैंड किसका? फ्रांस के कोर्सिका आइलैंड में। यहाँ पर जब हम लोग आ जाते हैं तो हमको मिलता है एक और सी जिसका नाम है टाइरहीनियन सी। इसके एक तरफ है हमारा इटली, और ये जो आइलैंड है इस आइलैंड का नाम है सार्डिनिया आइलैंड। और सार्डिनिया आइलैंड जो है वो किसका है? सार्डिनिया आइलैंड जो है वो इटली का है। तो टाइरेनियन सी है बिटवीन इटली एंड सार्डिनिया आइलैंड, जो भी किसका है? इटली का है। और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर है सिसिली आइलैंड। ठीक, सिसिली आइलैंड है। तो सार्डिनिया, इटली और सिसिली के बीच में जो वाटर बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं टाइरेनियन सी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर नीचे कर दें हम लोग, तो यहाँ पर हमको एक एक छोटा सा आइलैंड और देखने को मिलेगा। ये जो आइलैंड है इस आइलैंड का नाम है माल्टा। माल्टा जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है वेलेटा। क्या कैपिटल है इसकी? वेलेटा। ये भी मेडिटेरेनियन सी में है। सिसिली आइलैंड के साउथ में है। सिसिली आइलैंड के साउथ में माल्टा नाम का आइलैंड है, जो कि एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसकी कैपिटल का नाम है वेलेटा। और आगे हम लोग चलें, इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर मैं कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पर बना दूंगा। और हम लोग आगे जब चलते हैं तो आगे चलने पर हमको यहाँ पर एक सी दिखाई पड़ता है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। ठीक, ये एक सी है जिसका नाम है आयोनियन सी। जो एड्रियाटिक सी है, ये एड्रियाटिक सी किसके बीच में है? एड्रियाटिक सी बीच में है इटली के। इटली के साथ साथ एड्रियाटिक सी जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से घिरा हुआ है, या हम बोल सकते हैं बाल्कन कंट्रीज से घिरा हुआ है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एड्रियाटिक सी है वो इटालियन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में है। तो इसको सराउंड करने वाली जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? तो एक तो हो गई इटली, एक हो गई क्रोएशिया, ठीक, थोड़ा सा हिस्सा स्लोवेनिया का है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनिग्रो है, अल्बानिया है, और ग्रीस है। ठीक, ग्रीस को हटा देते हैं, या अल्बानिया तक रखते हैं। तो ये इसको एड्रियाटिक सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज है। और नीचे हमारे पास ये आयोनियन सी है। आयोनियन सी है, यहाँ पर इसके एक तरफ इटली है और एक तरफ क्या है? इसके एक तरफ ग्रीस है। तो ये आयोनियन सी है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। आयोनियन सी से हम लोग थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक आइलैंड, जिस आइलैंड का नाम है क्रेटे आइलैंड। और क्रेटे आइलैंड किसका है? क्रेटे आइलैंड है किसका? क्रेटे आइलैंड है आपका ग्रीस का एक आइलैंड। क्रेटे आइलैंड है ग्रीस का एक आइलैंड। यहीं पर हमको साइप्रस देखने को मिलता है। साइप्रस भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसकी कैपिटल क्या है? निकोसिया है। ठीक, फिर यहाँ हमको देखने को मिलता है एजियन सी। ये आपका क्या है? ये एजियन सी है। और एजियन सी के आगे हमारी बॉस्फोरस स्टेट है, सी ऑफ मरमरा है, ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है। वो हम लोग देख चुके हैं अफ्रीका वाले वीडियो में, वेस्ट एशिया वाले वीडियो में। लेकिन इसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं। आ, थोड़ा सा जूम कर लिया। और ये जो है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से और याद करने की कोशिश करें, तो ये आपका है एजियन सी। ठीक, ये आपका है ब्लैक सी। ये आपका है सी ऑफ मरमरा। ये आपकी जो स्टेट है वो डार्डिनालिस स्टेट है। ये जो स्टेट है ये बॉस्फोरस स्टेट है। डार्डिनालिस स्टेट और बॉस्फोरस स्टेट को हम टर्किश स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये तुर्की है, जो एशिया का पार्ट है। और यहाँ पर भी हमारे पास तुर्की है, इस्तांबुल दोनों तरफ फैली हुई है। और ये हमारे पास क्या हो जाता है? यूरोप हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर चलें एजियन सी से, तो सबसे पहले पड़ेगा एजियन सी, फिर पड़ेगा डार्डिनालिस, फिर पड़ेगा सी ऑफ मरमरा, और फिर पड़ेगा हमारे पास बॉस्फोरस स्टेट, और फिर हमारे पास आ जाएगा ब्लैक सी। तो ये सीक्वेंस एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये सीक्वेंस यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट जाने पर डार्डिनालिस पहले पड़ेगी या बॉस्फोरस स्टेट हमारा पहले पड़ेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
ब्लैक सी, ब्लैक सी को हम लोगों ने देखा था वेस्ट एशिया वाले वीडियो में, और ब्लैक सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज को भी हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये ब्लैक सी है, ये है हमारा सी ऑफ अजोव, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, और ये ब्लैक सी है। इसको सराउंड करने वाली कंट्रीज को अगर देखें तो ब्लैक सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज में एक हमारे पास है तुर्की है, तुर्की के बाद बुल्गारिया है, रोमानिया है, रोमानिया के बाद हमारे पास यहाँ पर ये यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास रशिया, रशिया के बाद यहाँ पर हमारा जॉर्जिया आ जाता है। तो उसको सराउंड करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ब्लैक सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज को अगर देखें नीचे से और क्लॉकवाइज चलें तो ये हमारा तुर्की है, तुर्की है जिसकी कैपिटल क्या है, अंकारा है। तुर्की के बाद हमारा आ जाता है बुल्गारिया, बुल्गारिया जिसकी कैपिटल क्या है, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। फिर आ जाता है रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। फिर आ जाता है यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। फिर रशिया आ जाता है यहाँ पर, रशिया की कैपिटल क्या है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और फिर यहाँ पर ये जॉर्जिया इसको घेरे हुए है, और जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, जॉर्जिया की कैपिटल है क्या, बताया था ना, टिब्लिसी। ये हमको ध्यान रखना है। कैस्पियन सी, आप मुझे बताइए कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज घेरे हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं उसको। सी ऑफ अजोव में हम लोग ने देखा था कि रशिया की एक रिवर आती है जो यहाँ पर गिरती है, इसका नाम है डॉन रिवर। और डॉन रिवर पर इसका एक पोर्ट है, इसको बोलते हैं रॉस्टोव ऑन डॉन, और इसकी इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आर्कटिक साइड में जितने भी हैं वो सारे बर्फ से घिरे होते हैं, बर्फ जमी होती है आर्कटिक सी में, इसलिए वो नेविगेबल नहीं होते हैं उतने ज्यादा। ठीक, तो ये इसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज थी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले माउंटेन्स में। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करके मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं क्या कि कौन कौन से कहाँ पर जो है वो मेडिटेरेनियन सी में सीज हैं। चलिए खैर वो आप मुझे करके भेजिएगा कि कहाँ पर कौन सा सी मेंटेन सी में मैंने बता दिया है, थोड़ा सा आप भी करिए, आप मुझे मार्क करके भेजिएगा कि कौन कौन से सी कहाँ कहाँ पर है। माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम माउंटेन की बात करें तो सबसे पहले हम आइबेरियन पेनिनसुला से शुरुआत करते हैं, और प्लेट्यूज की भी बात हम लोग कर लेंगे, बेसिन्स की भी बात कर लेंगे। तो आइबेरियन पेनिनसुला में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा आइबेरियन पेनिनसुला है, जिसके वेस्ट में हमारे पास पुर्तगाल है, और ईस्ट में हमारे पास क्या है, स्पेन है। यहाँ पर जो ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला में आपको ये एक संरचना दिखाई पड़ रही होगी। ये जो संरचना है, ये संरचना हमारा एक प्लेट्यू है, जिस प्लेट्यू का नाम है मसेटा प्लेट्यू। मसेटा प्लेट्यू कहाँ पर पाया जाता है, मसेटा प्लेट्यू है आइबेरियन पेनिनसुला में। आइबेरियन पेनिनसुला में दो देश हैं, कौन से वाले देश में पाया जाता है, स्पेन में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उन माउंटेन्स को मार्क करूंगा इससे थोड़ा सा डार्क रेड से। तो यहाँ पर शायद दिखने में दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं इसको। ये यहाँ पर हमारे पास ये एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो है कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज। क्या है ये है कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज। ये कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज कहाँ पर है, ये कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज है आइबेरियन पेनिनसुला में। और आइबेरियन पेनिनसुला में कहाँ पर, आइबेरियन पेनिनसुला में ये है स्पेन में। स्पेन में ही तो है, स्पेन में है। इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 300 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, कैंटाब्रियन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है टोरे डे सेराडो। हाईएस्ट पीक का नाम है टोरे डी सेराडो, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 2648 मीटर। ठीक,
इसके इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फैला हुआ है आपका ये माउंटेन रेंज। एक इस माउंटेन रेंज का जो नाम है, इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो क्या है? इस माउंटेन रेंज का नाम है हमारा पायरिनीज। ये पायरिनीज है। पायरिनीज के खास बात क्या है? पायरिनीज के ऊपर देखें तो यहाँ पर ये फ्रांस है और नीचे देखें तो ये स्पेन है। तो पायरिनीज जो है वो बॉर्डर बनाती है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। यहीं पर अगर देखें तो एक छोटा सा देश भी है जिसका नाम है अंडोरा। अंडोरा नाम का देश है। ठीक, तो ये पैरिनीज है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर, कैंटाब्रियन रेंज के पास से शुरू होकर ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट तक ये जाती है। और तीन देशों में ये फैली हुई है। तीन देश कौन से हैं? तीन देश हैं हमारे पास, एक स्पेन है, एक फ्रांस है, और एक कौन सा है? अंडोरा है। लेकिन अंडोरा कैसा देश है? एक अनरिकॉग्नाइज्ड देश है, इसलिए आपको बहुत सारी किताबों में अंडोरा का नाम जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक इसकी जो है, हाईएस्ट पीक का नाम है एनेटो, जो कि कहाँ पर है? जो कि स्पेन में है। फिर हम लोग आगे चलते हैं और अगला माउंटेन देखते हैं। इटली में आ जाते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगला माउंटेन हमको देखने को मिलेगा इटली में। पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं, फिर मैं कंबाइंड यहाँ पर बना दूंगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके। इटली में, इटली के बीच में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज फैली हुई है। इटली के बीचों बीच से में फैली हुई है और इसका नाम है एपेनाइन। ये क्या है? ये एपेनाइन माउंटेन रेंज है, जो कहाँ पर है? जो है हमारे पास इटली में। ये इटली के लगभग बीच से गुजरती है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है कॉर्नो ग्रांडे। और इसी कॉर्नो ग्रांडे को ग्रेट हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये माउंटेन जो रेंज है अपेनाइन, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस माउंटेन रेंज में दो ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरे यूरोप में कहीं नहीं पाई जाती, जो पूरे यूरोप में विलुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर एपेनाइन माउंटेन रेंज में वो पाई जाती हैं। और वो कौन सी हैं? वो है हमारे पास इटालियन वुल्फ, इटालियन भेड़िया, और मैक्सिकन ब्राउन बियर यहाँ पर पाए जाते हैं। मैक्सिकन ब्राउन बियर यहाँ पर पाए जाते हैं, जो पूरे यूरोप में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन विलुप्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो पाए जाते हैं। ठीक। एपेनाइन से मिलते जुलते नाम वाली एक माउंटेन रेंज हमारे पास यहाँ पर देखने को हमको मिलेगी, जो कि है इंग्लैंड, यूके में। तो यूके में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल रही है। इस माउंटेन रेंज का नाम है पेनाइन्स। तो एपेनाइन्स जो है, एपेनाइन्स है इटली में, और पेनाइन्स कहाँ पर है? पेनाइन्स है यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम में खास तौर से कहाँ पर है? ये है नॉर्दर्न इंग्लैंड में, उत्तरी इंग्लैंड में आपको ये देखने को मिलती है। और क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है तो इसीलिए इसको अक्सर बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लैंड। तो कौन सी माउंटेन रेंज को बैकबोन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है? तो बैकबोन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है पेनाइन्स को, जो कि यूके में पाई जाती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक क्या है? तो पेनाइन्स की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है, उसका नाम है क्रॉस फेल, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 893 मीटर। ठीक, ये हो गई। अब और आगे चलते हैं, कुछ और माउंटेन रेंजेस को हम लोग देखते हैं। मैं इसको एक बार कंप्रहेंसिव तरीके से एक साथ भी बना दूंगा, अभी इंडिविजुअली हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ अगर देखें तो अगला हमारे पास है आप्स। ठीक, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, इस पोर्शन को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे।
थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपको ऊंची ऊंची बर्फ से सफेद सफेद लदी हुई चोटियां दिखाई पड़ रही होंगी। बर्फ से लदी इसलिए है क्योंकि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी चोटियां 4,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। और यहाँ अगर इसको देखा जाए तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाता है। ये जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है आल्प्स। आल्प्स पर्वतमाला है ये कौन कौन से देशों में फैली हुई है? तो देखिए, मोनाको से शुरू हो रही है, फ्रांस में है ये, स्विट्जरलैंड में है, थोड़ा सा हिस्सा देखिए आपको चोटों से ढका हुआ आपको इटली में भी दिखाई पड़ रहा होगा। फिर ये यहाँ पर इटली में भी है, यहाँ पर देखें तो ये ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के अलावा यहाँ पर आपको एक देश यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक देश और है, इसका नाम है लिंचेस्टाइन, वो लिंचेस्टाइन में फैली हुई है। जर्मनी में भी चोटियों का थोड़ा सा हिस्सा इसका आपको देखने को मिलता है। फिर ये ऑस्ट्रिया आती है और फिर स्लोवेनिया चली जाती है। तो आप्स जो है वो कौन कौन से देशों में फैली हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप्स जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है। आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, देखिए मोनाको, यहाँ पर मोनाको है। फिर ये फ्रांस में है, फ्रांस के बाद ये घुस जाती है कहाँ पर, इटली में और स्विट्जरलैंड में। इटली में छोटा सा देश यहाँ पर है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, उसका नाम है लिंचेस्टाइन। लिंचेस्टाइन, लिंचेस्टाइन के बाद ये जर्मनी है, जर्मनी में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये जर्मनी में फैली हुई है। जर्मनी के बाद देखिए ऑस्ट्रिया चली गई, ऑस्ट्रिया के बाद ये स्लोवेनिया में एंटर कर गई। तो ये मोनाको, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लिंचेस्टाइन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया में फैली हुई है। थोड़ा सा भाग जर्मनी में है। इसकी आल्प्स के जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। तो माउंट ब्लैंक इसकी जो हाईएस्ट पीक है और जिसकी ऊंचाई 4,808 मीटर, ये है कहाँ पर? ये लोकेटेड है इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर। ये माउंट ब्लैंक जो पीक है वो सिचुएटेड है। इसकी और जो इंपॉर्टेंट जो पीक्स है उनमें अगर देखें तो एक इसकी इंपॉर्टेंट पीक आपकी है मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न इसकी एक और इंपॉर्टेंट पीक है। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड का जो एक बहुत ही मशहूर पीक है, इसका नाम है माउंट टिटलिस। ये भी आप्स का ही भाग है। तो ये जो माउंट टिटलिस है ये कहाँ पर है? माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में है। और जो मैटरहॉर्न है, ये मैटरहॉर्न इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। ये मैटरहॉर्न है। तो ये हमारा आप्स हो गया, कहाँ कहाँ फैला है, इसके जो इंपॉर्टेंट पिक्स है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं और अगला माउंटेन रेंज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगला माउंटेन रेंज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके पास में ही अगली माउंटेन रेंज है जो आपको इस मैप पर साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी। हम लोग इसको अगर बनाएं तो ये जो माउंटेन रेंज है वो इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। ये आपको दिखाई पड़ रही है। और ये माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर भी फैली हुई है, यहाँ से शुरू होकर ये इस तरीके से यहाँ तक चली आती है। चौड़ी सी है ये, इस तरीके से यहाँ पर ये चली आ रही है। ये जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है कारपेथियन रेंज। ये कौन सी रेंज है? ये कारपेथियन रेंज है, एक इंपॉर्टेंट रेंज है यूरोप की। ये रेंज जो है बेसिकली सेंट्रल यूरोप, या अगर हम इसको ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पोर्शन भी बोल सकते हैं इसको यूरोप का, वहां पर सिचुएटेड है। और ये यूराल जो 2,500 किलोमीटर लंबा है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन जो लगभग 1,700 किलोमीटर लंबा है, उनके बाद यूरोप की तीसरी सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 1,500 किलोमीटर है। इस रेंज की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से गुजर रही है? ये चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक से हो रही है। चेक रिपब्लिक के बाद ये पोलैंड में फैली हुई है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोलैंड के अलावा ये हंगरी में है। ठीक। और ये यहाँ पर देखिए स्लोवाकिया, स्लोवाकिया में है। ऑस्ट्रिया में है। यूक्रेन में है। रोमानिया में है। और सर्बिया में फैली हुई है। तो कारपेथियन रेंज कौन कौन से देशों में फैली हुई है? तो ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी में इसका थोड़ा सा पोर्शन आता है। हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया में ये कारपेथियन रेंज जो है वो फैली हुई है। कारपेथियन रेंज की अगर सबसे बात करें कि जो हाईएस्ट पीक है, तो कारपेथियन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम है गेरला चोवस्की। GERLACHOVSKY। गिरला चोवस्की इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई है 2655 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में है ये। इसके बाद अगला है हमारा दिनारिक आप्स। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, और साफ करने के बाद दिनारिक आप्स को हम लोग शुरू करते हैं। तो अगला है हमारा दिनारिक आप। और दिनारिक आप्स को अगर देखा जाए तो दिनारिक आप्स हमारा जो है वो इटली से, यहाँ से शुरू हो रहा है। इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया और कोसोवो में ये हमारे पास फैला हुआ है। और अल्बानिया तक ये जो है ये चौड़ी है ना, तो ये अल्बानिया तक, यहाँ पर सर्बिया वगैरह में भी पहुंचते हुए अल्बानिया तक ये जा रही है। इसका नाम है दिनारिक आल्प्स। दिनारिक आल्प्स कौन कौन से देशों में है? तो इसकी शुरुआत होती है हमारे इटली से। इटली से ये पहुंचती है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया में फैली हुई है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि बाल्कन पेनिनसुला का जो वेस्टर्न कोस्ट है, एड्रियाटिक सी से सटा हुआ, वहां पर दिनारिक आप जो है वो फैली हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिनारिक आप तो देख लिया, लेकिन दिनारिक आप और इसके साथ साथ हम अगर एक चीज और देखें, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा जो है ये हमारा कारपेथियन रेंज है। क्या है ये कारपेथियन रेंज है। तो ये दिनारिक आप है और ये कारपेथियन रेंज है। तो कारपेथियन रेंज और दिनारिक आप के बीच में ये जो इलाका है, ये एक ऐसा इलाका है जो नीचा है, नीचा इलाका है। ये एक बेसिन है, गहराई वाला इलाका है। तो ये जो इलाका है, इसको बोला जाता है हंगेरियन बेसिन। क्या बोला जाता है? हंगेरियन बेसिन बोला जाता है। हंगेरियन बेसिन जो है वो कारपेथियन रेंज और ये जो दिनारिक आप्स हैं, इनके बीच का इलाका है। और इसका नाम हंगरी के नाम पर पड़ा है। इसको हंगेरियन बेसिन बोला जाता है। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, और यहाँ पर बाल्कन पेनिनसुला में हमको देखने को मिलता है बाल्कन रेंज। जो बाल्कन रेंज है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो कारपेथियन रेंज का ही एक्सटेंशन है बाल्कन माउंटेन। और बाल्कन माउंटेन जो है वो यहाँ से सर्बिया से शुरू होके बुल्गारिया में फैला हुआ और ब्लैक सी के तट तक जाता है। इसको बोला जाता है बाल्कन माउंटेन। ठीक। बाल्कन माउंटेन बोला जाता है, बाल्कन पेनिनसुला में है। ये फैला हुआ है सर्बिया और बुल्गारिया में। सर्बिया से बुल्गारिया, और बुल्गारिया में ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के तट तक जाता है। बॉल्टेव पीक हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? इसकी हाईएस्ट पीक है बॉल्टेव पीक, BOLTEV। बॉल्टेव पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि है
बुल्गारिया में। फिर हम चलते हैं आगे, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में हमको पता है कि कौन सी माउंटेन रेंज है। वो माउंटेन रेंज जो यूरोप और जो एशिया है उसको अलग करती है, ये हमारी है वो माउंटेन रेंज। और इस माउंटेन रेंज का नाम हम जानते हैं क्या है, इस माउंटेन रेंज का नाम है हमारा कॉकेशस माउंटेन। ये कौन सी माउंटेन रेंज है? ये कॉकेशस माउंटेन रेंज है। ये कॉकेशस माउंटेन रेंज अगर हम देखें तो ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में फैली हुई है। एशिया और यूरोप के बीच में ये जो है वो बॉर्डर बनाती है। एक चीज ये ध्यान रखें, कौन कौन से देशों के बीच में फैली हुई है। तो ये जो कॉकेशस माउंटेन रेंज है, ध्यान से इसको देखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यूरोप और एशिया के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। और यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाने के समय ये कौन कौन से देशों में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है रशिया में। देखिए यहाँ पर ये रशिया है, यहाँ से शुरू हो रही है, वेस्टर्न पोर्शन इसका यहाँ से शुरू हो रहा है, रशिया से शुरू होता है। रशिया के बाद ये जॉर्जिया में है, जॉर्जिया में फिर उसके बाद ये अजरबैजान में। हम लोगों ने अभी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज का नाम भी देखा था, अजरबैजान में है, अजरबैजान में ये फैली हुई है और फिर ये कैस्पियन सी के तट तक जाती है। सबसे खास बात यह है कि यूरोप की हाईएस्ट पीक, यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस वो यहीं पर सिचुएटेड है, माउंट एल्ब्रस यहीं पर सिचुएटेड है। और ये माउंट एल्ब्रस बेसिकली एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, और स्ट्रेटो वॉल्केनो बेसिकली क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो बार बार ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो लावा जमता जाता है, लावा की परतें जमती जाती हैं, फिर से फूटा, फिर से लावा की परत जमी, और इससे वो जो जगह है वो ऊंची होती चली जाती है, और बार बार लावा की परत जमने और जगह ऊंची होने से वो एक माउंटेन का रूप ले लेता है। और ऐसे माउंटेन को स्ट्रेटो वॉल्केनो बोलते हैं, जो कि परत परत जम के एक वॉल्केनो, वॉल्केनिक माउंटेन बना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। और ये जो माउंट एल्ब्रस है रशिया में है, एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। लेकिन वर्तमान में ये कैसा है? वर्तमान में ये डोरमेंट है। क्या है? डोरमेंट है, डोरमेंट वॉल्केनो है, लंबे समय से ये फटा नहीं है। तो ये कॉकेशस माउंटेन हमारे पास हो गया। कॉकेशस माउंटेन के बाद अगला माउंटेन, आखिरी माउंटेन हमारे पास, आखिरी तो नहीं है लेकिन इधर अगर देखें तो ईस्ट की तरफ हमारे पास आखिरी माउंटेन है। अभी कुछ माउंटेन्स और हैं जो हम नॉर्वे वगैरह में देखेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास एक माउंटेन आएगा जो फिर से बॉर्डर बना रहा था यूरोप और रशिया या एशिया के बीच में, जो कि मौजूद कहाँ पर है? जो कि मौजूद है रशिया में। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको जूम कर लेते हैं। ये आपको एक माउंटेन दिखाई पड़ रहा होगा जो यहाँ से दिख रहा है आपको। ये एक माउंटेन है, ये फैला हुआ है। ये जो माउंटेन है यही है आपका वो माउंटेन जो रशिया को बांटता है यूरोपन, यूरोपियन रशिया में और एशियन रशिया में। ठीक, यूराल माउंटेन एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी कि एक प्राचीन वलित पर्वत है जो अब घिस गया है। जैसे हमारे देश में कौन है? अरावली है। ये भी तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन था, फॉर्म करती है बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप, यहाँ से निकलती है यूराल रिवर, देखा था हम लोगों ने। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा छोटे छोटे माउंटेन्स हमारे पास बचे हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं ऐसे माउंटेन। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं अगला माउंटेन के लिए हमको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला चलना पड़ेगा, और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का जो वेस्टर्न और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर हमको बड़े बड़े और ये बर्फ से लदे हुए पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये पूरा ये एक माउंटेन रेंज है जो कि यहाँ से फैली हुई है नॉर्वे में। और नॉर्वे में अगर देखा तो यहाँ से शुरू हो रही है और ये इस तरीके से यहाँ तक ये फैली हुई है। ये जो माउंटेन रेंज है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में है, हम याद करिए ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है ना, जहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन थे।
तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में फैले होने की वजह से इस माउंटेन रेंज को भी कहा जाता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, या इन्हीं को बोला जाता है स्कैंडीज। जैसे एंडीज वैसे स्कैंडीज, ये स्कैंडीज है। ठीक। ये जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है इनकी लंबाई 2000 किलोमीटर के लगभग है। ये अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन पूरे में तो नहीं लेकिन कुछ पोर्शन में जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है ये बॉर्डर भी बना रहे हैं। किसके बीच में बॉर्डर बना रहे हैं? बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन के बीच में बॉर्डर भी बनाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा इनका फिनलैंड की तरफ भी मुड़ जाता है, तो कुछ पोर्शन इनका फिनलैंड में भी हमको देखने को मिलता है। लाइन तो पतली आपको दिखे लेकिन माउंटेन जो है वो फिनलैंड में भी जा रहा है। यहाँ पर इसका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है जो नॉर्वे में सिचुएटेड है, इसी स्कैंडिनेवियन माउंटेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस नॉर्दर्न पार्ट को बोला जाता है जोलेन माउंटेन। जो कहाँ पर है? जोलेन माउंटेन है हमारा नॉर्वे में। तो जो नॉर्वे में है जोलेन माउंटेन वो स्कैंडिनेवियन का ही एक पार्ट है। और स्कैंडिनेवियन क्या है? ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन दिखा? तो ये मिला हम लोगों को, एक यूराल मिला। और हमने उसको किसके साथ देखा? इंडिया में अरावली के साथ देखा। ठीक है। तो ये जोलन माउंटेन था। एक माउंटेन हम लोगों ने जब आप्स देखा था तो आप्स के साथ ही एक माउंटेन और है हमारे पास, जिसका नाम है जूरा माउंटेन। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो हम लोगों ने आप्स को यहाँ पर देखा था, ये आप्स हैं हमारे। और इन आल्प्स में अगर हम लोग देखें तो आल्प्स माउंटेन रेंज के पास ही अगर हम लोग देखें तो एक माउंटेन है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बना हुआ। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है जिसको बोला जाता है जूरा माउंटेन। तो ये जो जूरा माउंटेन है ये कहाँ पर है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है ये जूरा माउंटेन हमारा। ठीक। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन और हमारे पास बचा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जो ये एरिया मैं जूम कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए। हम लोग ये वाला जो एरिया है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच का जो ये एरिया, इस एरिया को मैं जूम कर रहा हूँ। तो इस पर ध्यान बना के रखिएगा। और हम लोग यहाँ पर जूम करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके दोनों तरफ पर्वत जैसी संरचनाएं हमको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर एक पर्वत जैसी संरचना हमको ये दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है। ये जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है वॉसजेस। ये वॉसजेस माउंटेन है। ये वाला जो माउंटेन है ये है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक। और ये वॉसजेस माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के बीच में एक नदी यहाँ से बहती हुई चली आ रही है। ये नदी कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है रिवर राइन। तो एक तरफ एक पर्वत, एक तरफ एक पर्वत, बीच में नदी बह रही है घाटी में। इससे कुछ याद आ रहा है आपको? हम लोगों ने इंडिया में पढ़ा हुआ है कि ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है और उसके बीच से एक नदी बह रही है जिसका नाम है नर्मदा। यहाँ पर विंध्य है, यहाँ पर सतपुड़ा है। और विंध्य और सतपुड़ा बीच क्या है? ये दोनों हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स हैं, भ्रंश पर्वत हैं। और बीच का भाग धंस गया है जिसकी वजह से एक घाटी, एक वैली का निर्माण हुआ है और उस भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। तो वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। ये वॉसजेस माउंटेन है और ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ये दोनों भी हमारे विंध्या और सतपुड़ा की तरह ही एक माउंटेन रहे होंगे एक जमाने में, लेकिन बीच का हिस्सा धंस गया। ऐसे एक माउंटेन रहा होगा ये, लेकिन इसमें हुआ क्या, समय के साथ बीच का हिस्सा ये धंस गया और ये दो टुकड़े बच गए। तो एक टुकड़ा बन गया वॉसजेस, एक टुकड़ा बन गया ब्लैक फॉरेस्ट और बीच में घाटी बन गई जहां से नदी बह रही, इसका नाम है राइन रिवर।
तो ये दोनों भी हमारे पास किस तरीके के माउंटेन हैं, ये दोनों भी हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स हैं। जैसे कि हमारे पास इंडिया में है विंध्या और सतपुड़ा। और यहाँ पर एक नदी बह रही है भ्रंश घाटी में, आ, जिसका नाम है रिफ्ट वैली में, जिसका नाम है रिवर राइन। रिवर राइन की ट्रिब्यूटरी आगे चल के हम लोग देखेंगे जिसका नाम होगा रुर, RUHR। और राइन और रुर की जो ये वैली है ये कोयले के लिए बड़ी मशहूर है, जिसको रुर और राइन वैली कहा जाता है। ठीक। खैर, तो ये वॉजेस और ब्लैक फॉरेस्ट में, वॉजेस कहाँ पर है, वॉजेस की लोकेशन अगर देखें तो वॉजेस हमारा पड़ता है फ्रांस में। और इसका जो काउंटर पार्ट है, दूसरा हिस्सा है जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये पड़ता है हमारा कहाँ पर, ये पड़ता है हमारा जर्मनी। तो वॉजेस है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, बीच में बहती है राइन रिवर। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये राइन रिवर यहाँ पर बना रही है बॉर्डर, किसके बीच में, बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में ये बना रही है बॉर्डर। ऐसे ही जर्मनी में एक पर्वत हमारे पास और है जिसका नाम है हार्ज माउंटेन। तो हार्ज माउंटेन की लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। जो हार्ज माउंटेन है वो जर्मनी में ही है, आपको दिखाई पड़ जाएगा दूर से ही हार्ज माउंटेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है उभरी हुई, ये जो जगह है, ये जगह है हमारी हार्ज माउंटेन। और ये हार्ज माउंटेन के चारों तरफ कुछ नदियां बहती हैं, जिनमें सेल नदी है, एल्बे नदी है, वेसल नदी है, लेनन नदी है। तो इन नदियों से ये जो है ये घिरा हुआ है हार्ज माउंटेन। तो ये हमारे जो थे वो माउंटेन्स थे यूरोप के, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम लोग इन माउंटेन्स को जरा बना लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव कि कहाँ पर कौन सा माउंटेन है, जिससे कि आपको इनकी जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो ये पूरा यूरोप हमको यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है, विहंगम दृष्टि से हमको ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो देखने को हमको मिलेगा, मैं फिर से रेड से बना रहा हूँ, ये एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम क्या है, इस माउंटेन का नाम है आपका कैंटाब्रियन। ठीक। फिर आपका एक माउंटेन आप हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये माउंटेन कौन सा है, जो माउंटेन बना रहा है फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर। तो इस माउंटेन का नाम था पायरिनीज। ये जो है ये पायरिनीज है। यहाँ पर हम लोगों ने एक माउंटेन देखा था जो कि था यूके में, यहाँ पर जिसको जो बैकबोन ऑफ इंग्लैंड बोलते थे। इस माउंटेन का नाम क्या था, इस माउंटेन का नाम था पेनाइन। ठीक। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक माउंटेन देखा इस तरीके से, ये कौन सा माउंटेन है, ये है आपका आल्प्स। और यहीं पर एक माउंटेन था, इसका नाम था जूरा माउंटेन। फिर हम यहाँ पर आ गए थे और हम लोगों ने यहाँ पर एक माउंटेन देखा था इस तरीके से। ये माउंटेन कौन सा है, ये कारपेथियन रेंज थी, ये कारपेथियन रेंज थी। यहाँ पर हम लोगों ने एक माउंटेन देखा था, और यहाँ पर इटली में एक माउंटेन देखा था। इटली में जो माउंटेन हम लोगों ने देखा था उसका जो नाम था वो था एपेनाइन्स। ये एपेनाइन्स है, ये कारपेथियन है, ये है हमारा दिनारिक आप्स। यहाँ पर हम लोगों ने नीचे ये हंगेरियन बेसिन देख लिया था। यहाँ पर ये जो फैला हुआ है बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में, इस माउंटेन रेंज को हम लोगों ने एक नाम दिया था, उसको दिया था हम लोगों ने बाल्कन माउंटेन। ये क्या है, ये बाल्कन है। फिर इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े थे तो यहाँ पर ही था, ये क्या है, ये है हमारा कॉकेशस।
कॉकेशस के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक माउंटेन देखा था इस तरीके से। ये कौन सा माउंटेन था? ये जो माउंटेन था ये था यूराल। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, ये है स्कैंडिनेवियन। और इसी का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये क्या था? ये जोलन माउंटेन था। ठीक। फिर यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर यहाँ और यहाँ, ये था हमारा रॉजेस, ये था हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पर कहीं है हमारा हार्ज माउंटेन। ये सारे माउंटेन्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप की। तो मुझे लगता है कि आपको इनकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो समझ में आ गई होगी। हम अगर इनका देखें वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट में कैंटाबरियन, फिर यहाँ पर हमारे पास पेरेनीज, फिर आप्स है, फिर हमारा एपनाइंस है, फिर दिनारिक आप्स है, फिर हमारे पास कारपेथियन है, फिर कॉकेशस है। ऐसे ही हम यहाँ पर वॉजेस ब्लैक फॉरेस्ट को भी अरेंज कर सकते हैं, पेनाइंस को भी कर सकते हैं, और यूराल को भी। सबसे वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट हमारे पास यूराल है, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है? कैंटाब्रियन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास मसेटा प्लेट्यू था, हम जानते हैं मसेटा प्लेट्यू एवरेज पेनिनसुला में। तो ये हमारा यूरोप के माउंटेन थे, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब आते हैं अगले सेगमेंट में, जो है हमारे पास यूरोप की रिवर्स। यूरोप की रिवर्स को हम थोड़ा सा क्लासिफाई करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ। और यूरोप की रिवर्स को बात करें तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, आप उसको बना लीजिए कॉपी में। और उन चार्ट्स को हम लोग ये देखेंगे कि वो रिवर्स बेसिकली गिर कहाँ पर रही हैं, कौन से ओशन में गिर रही हैं, उसके आधार पर हम रिवर्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रिवर्स ऑफ यूरोप, इसी में मैं बना देता हूँ, रिवर्स ऑफ यूरोप। और ये जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वो इस आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो रिवर कौन से ओशन पे गिर रही है। तो यहाँ हम लोग इसको बांट लेते हैं कि वो नदियां जो गिरती हैं कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी में। वो नदियां जो गिर रही हैं भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां, तो भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां हैं हमारे पास रिवर एब्रो, हमारी नदी है, हमारी नदी है जिसका नाम है रोन, पो रिवर, और टाइबर रिवर, जो वेटिकन सी से होकर गुजरती है, रोम से होकर गुजरती है। फिर अगली नदी हमारे पास आ जाएंगी वो जो गिरती हैं अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में गिरने वाली नदियां हमारे पास हैं टागुस, ये सब रिवर से हैं। रिवर टागुस, रिवर लॉयर, रिवर डूरो, रिवर गैरन, रिवर सेवर, रिवर सीन। फिर नॉर्थ सी में गिरने वाली नदियां राइन, एल्ब, थेम्स। वो नदियां जो गिरती हैं बाल्टिक सी में, विस्टुला है, ओडर है। वो नदियां जो गिरती हैं काले सागर में, ब्लैक सी में, वो नदियां हैं डैन्यूब, नीस्टर, नीपर, डॉन। और वो नदियां जो गिरती हैं कैस्पियन सी में, वो है हमारी वोल्गा, यूराल। ठीक। बेसिकली डॉन जो है वो सी ऑफ अजोव में गिरती है, और सी ऑफ अजोव जो है वो बेसिकली ब्लैक सी का ही पार्ट है। तो ये रिवर्स हैं। और रिवर्स में हम लोगों ने अभी देखा था, रुर की बात की थी। जो रुर है बेसिकली वो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? रुर जो है वो ट्रिब्यूटरी है राइन की। और जो रुर और राइन का जो रीजन है, जर्मनी में है ये, उसको हम रुर राइन रीजन के नाम से जानते
हैं। ठीक, अब इनको समझते हुए चलते हैं एक एक करके हम लोग आगे। सबसे पहले बात करते हैं उन रिवर्स की, जो रिवर्स हमारी गिरती हैं कहाँ पर, वो रिवर्स जो गिरती हैं मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में गिरने वाली रिवर्स को हम एक साथ यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बना रहे हैं वो उतना मैप में है, तो स्पेसिफिक वहीं से गुजरती है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ रफली मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि वो रिवर कहाँ से गुजर रही है। तो जो रिवर्स है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिवर्स हम लोगों ने देखी, एब्रो, रोन, पो और टाइबर रिवर है। तो यहाँ अगर देखें तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पर रेड से बना देता हूं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिवर एब्रो है वो यहाँ से निकलती है और इस तरीके से ये यहाँ पर गिर जाती है। ये कौन सी रिवर है, ये एब्रो रिवर है। फिर यहाँ पर जो रोन है वो ऊपर से आ रही है, फ्रांस की है रोन रिवर, इस पर से आ रही है और यहाँ पर गिर जाती है। ये कौन सी है, ये रोन रिवर है। ठीक, फिर रिवर पो है, इटली की पो रिवर है जो यहाँ से गुजरती है और ये यहाँ पर गिर जाती है इस सी में। ठीक, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर एब्रो की। जो रिवर एब्रो है ये बहती है केवल स्पेन में, स्पेन में बहती है ये रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कैंटाब्रियन माउंटेन से या कैंटाब्रियन रेंज से ये निकलती है। ठीक, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, स्पेन, आफ्टर रिवर टागोस। यानी कि स्पेन की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, टागोस है, उसके बाद इसका नाम आता है। मेडिटेरेनियन सी में गिरती है और बनाती है क्या, डेल्टा। मेडिटेरेनियन सी में ये गिर रही है रिवर एब्रो। रिवर एब्रो के बाद अगली रिवर है हमारी रोन रिवर। रोन रिवर की बात हम लोग अगर करें तो रोन रिवर जो है ये स्विस आल्प्स में, स्विस आप का मतलब आल्प्स का वो भाग जो स्विट्जरलैंड में, वहां पर स्विस रोन ग्लेशियर से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है स्विस आल्प्स, जो कि है स्विट्जरलैंड में, वहां पर है रोन ग्लेशियर, वहां से निकलती है। ठीक, ये उसके बाद निकलने के बाद स्विट्जरलैंड में जेनेवा से होकर बहती है, जेनेवा से होकर बहती है, बॉर्डर बनाती है बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। मेडिटेरेनियन सी में ये गिरती है और ड्रेन्स इन मेडिटेरियन सी, और ये बनाती है डेल्टा बनाती है, कमार्ग डेल्टा इसके डेल्टा को बोलते हैं। जो रोन वैली है, रोन जो घाटी है इसकी, वो घाटी बहुत ज्यादा फर्टाइल घाटी है और ये जानी जाती है किसके लिए, वाइन यार्ड, यानी कि अंगूर की खेती के लिए और जैतून की खेती के लिए इसको जाना जाता है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस में ये बहती है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ लियोन में गिर रही है, तो फ्रांस का जो लियोन शहर है वो इसी पर है। और इसी रीजन में सर्दियों में, यहीं पर सर्दियों में इसी रोन घाटी में मिस्ट्रल नाम की जो ठंडी हवा है बहती है। मिस्ट्रल नाम की ठंडी हवा इसी रोन घाटी में यहाँ पर बहती है। फिर इसके बाद अगली है हमारे पास ये रिवर जिसका नाम है रिवर पो।
रिवर पो की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये रिवर एब्रो वाला पोर्शन मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ, और पो के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। रिवर पो जो है वो इटली की रिवर है। ठीक है, रिवर पो। रिवर पो कहाँ की रिवर है? रिवर पो है इटली की रिवर है। ये इटली की लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इटली, इसको बोला जाता है इटली की गंगा। ये ध्यान रखना है, इटली की गंगा किसको बोलते हैं? इटली गंगा बोलते हैं रिवर पो को। ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन इसका है आल्प्स से, आल्प से निकलती है। और ये ड्रेन कहाँ पर होती है? मेडिटेरेनियन सी में ये गिर जाती है एड्रियाटिक सी में। है ना, देखिए एड्रियाटिक सी था ना, याद है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। और यहाँ पर एड्रियाटिक सी में ये जो जगह है इसको गल्फ ऑफ वेनिस बोलते हैं, वेनिस की खाड़ी बोलते हैं। और यहीं पर इटली का एक खूबसूरत शहर है, इसका नाम है वेनिस। ठीक, अगली रिवर एक और मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक और रिवर है यहाँ पर जो गिरती है मेडिटेरेनियन सी में, थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और रिवर है जो गिरती है मेडिटेरेनियन सी में, जिसका नाम है टाइबर रिवर। थोड़ा सा जूम कर लें, ये इटली है। और इटली में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक रिवर गुजरती है, रोम से होते हुए, वेटिकन सिटी से होते हुए यहाँ पर टायरेनियन सी में जाके ये गिर जाती है। ये जो रिवर है इसी का नाम है रिवर टाइबर। तो रिवर टाइबर जो है वो कहाँ की रिवर है? केवल इटली में बहती है। और इस रिवर की खास बात यह है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है एपेनाइन्स से। एपेनाइन्स रेंज में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट फ्यूमेयालो। फ्यू, MAIOLO। यहां से ये निकलती है, ड्रेन करती है, गिरती कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन सी में, टाइरहिनियन सी में गिरती है जाके, टाइरहिनियन सी में गिरती है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो जो इटली की कैपिटल रोम है और जो वेटिकन सिटी है वो इसी टाइबर पर ही है। और जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर इस टाइबर नदी के तट के आसपास ही उसके डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ हमने जो रिवर्स देखी हैं वो देख ली हमने। आ, वो रिवर जो गिरती हैं कहाँ पर? वो रिवर जो गिरती हैं मेडिटेरेनियन सी में इस तरफ। और अब हम लोग आ जाते हैं उन रिवर्स में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारी, और जो गिरती हैं कहाँ पर? वो रिवर जो गिरती हैं अटलांटिक ओशन में। तो अटलांटिक ओशन में गिरने वाली रिवर्स में हम लोगों ने देखा था टागुस थी, डोरो थी, गैरोन थी, लॉयल थी, और कौन सी थी? सीन थी। तो एक एक करके इनको हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर इनको मार्क भी कर लेते हैं, कौन सी रिवर कहाँ पर गिरती है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक मार्क कर लेते हैं। तो रेड कलर से मैं बनाता हुआ चल रहा हूँ कि कौन सी रिवर कहाँ पर गिर रही है। तो ये एक रिवर है, ये रिवर है रिवर टागुस। उसके बाद यहाँ से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है रिवर डुओरो। ठीक, फिर यहाँ पर फ्रांस में आ जाते हैं। फ्रांस की एक रिवर है जिसका नाम है रिवर गैरोन। गैरोन है। लोयर रिवर है।
फिर हमारे पास आएगी रिवर सीन, जिस पर बसा हुआ है क्या, जिस पर बसा हुआ है पेरिस। यहां पर कहीं ये सीन रिवर है। सीन रिवर के बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आती है राइन रिवर, जिसको हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था। इस तरीके से आके यहाँ पर ये मुड़ जाती है, राइन रिवर है। राइन के बाद हमारे पास अगली जो रिवर है वो है एल्बे रिवर। और ये एल्बे रिवर हमारी यहाँ पर जो है जेटलैंड पेनिनसुला के बगल में गिरती है। इतनी हम लोग देख लेते हैं, फिर बाकी आगे जो बाल्टिक सी में गिरती है उनको हम लोग थोड़ा देर बाद देखते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर टागुस की। तो इसको देख लिया, अब इसको हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवर टागुस की। यहाँ पर ये रिवर टागुस है। रिवर टागुस की हम लोग बात करते हैं। रिवर टागुस जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड नदी है। इसका ओरिजिन जो है वो स्पेन से होता है। सियरा डे अल्बा राफासिन नाम का एक पर्वत है, वहां पर होता है। आइबेरियन पेनिनसुला की सबसे लंबी रिवर है ये। स्पेन से निकलती है, पुर्तगाल में एंटर करती है और अटलांटिक ओशन में जाकर ये गिर जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो पुर्तगाल की कैपिटल जो लिस्बन है, ये इसी टागुस रिवर पर ही है। ठीक। ये जो रिवर है कुछ दूरी तक स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बॉर्डर ही बना रही है। मैं तो सीधी लाइन खींचती, लेकिन एक कुछ दूरी तक ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी थी टागुस रिवर। टागुस रिवर के बाद हम लोग आ जाते हैं रिवर डुअरो में। ये भी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बहती है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और डुअरो रिवर में हम लोग आ जाते हैं। डुअरो रिवर की बात करें तो ये रिवर यहाँ से कहीं से निकल रही है और इस तरीके से ये जाके गिर जाती है। ठीक। रिवर डुअरो। रिवर डुअरो की बात करें तो ये स्पेन और पुर्तगाल में बहती है। स्पेन और पुर्तगाल में। ओरिजिन कहाँ से इसका है? ओरिजिन है इसका स्पेन में। ड्रेन करती है ये अटलांटिक ओशन में। और यहाँ जो इसकी जो वैली है, इसकी वैली को बोलते हैं डोरो वैली। और ये डोरो वैली जो है ये क्या है, ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाइन रीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने उन स्थानों पर है जहां पर शराब बनाई जाती थी। और इसको माना गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको माना गया है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं और इसके बाकी पोर्शन को मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करके आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसको इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो तक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।